हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अभिमत यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपना सेट 2 लेके आ गए हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट की 15 क्वेश्चन आपको कराए थे, तो बचे शायद 14 क्वेश्चन मैं और लेके आ गया हूँ इसी शिफ्ट के। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं, तो देखेंगे किस तरीके से आपको इनको टैकल करना था। बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और अब लगातार वीडियो आती रहेंगी आपको। और मैं अब और भी कुछ प्लान कर रहा हूँ, बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं ऐसी वीडियो में, लेकिन मुझे पता है कि जब बहुत सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे जब हम पेपर कर लेंगे, सेट कर लेंगे, तो बहुत लोगों तक हमारी रीच पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंचाइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सबसे बोलें कि सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते और अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। और आप समझ रहे हैं ज्योमेट्री से एसएससी सीजीएल से भी मेंस में 10 से 12 सवाल आने लगे हैं। और हर पेपर में जहाँ पर भी ज्योमेट्री आती है उनका अच्छा वेटेज रहता है। ठीक है, और यहाँ पर भी एनटीपीसी में भी आपकी बार जो सीबीटी 2 होगा उसमें अच्छा वेटेज रहने की पूरी पूरी चांसेस हैं। तो आप अपनी ज्योमेट्री को बहुत अच्छा करके चलें। मैं आगे चल के आपको ज्योमेट्री ट्रिगो के अलग अलग सेट वाइज भी लेके आऊँगा। जितने भी क्वेश्चन ज्योमेट्री के अच्छे अच्छे जो भी आए हैं वो अलग से निकाल के लेके आऊँगा, ट्रिगो के भी लेके आऊँगा। ठीक है, बस मेरे साथ बनाए रखें। पहला क्वेश्चन देखेंगे। एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो एंगल है ए बी और सी ट्राइंगल के, वो सारे किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया भी है, अगर बहुत बच्चों को नहीं आते तो मैं बता देता हूँ। एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म होती है एपी। ये जो चैप्टर था वो 10th क्लास के 5th चैप्टर था 10th क्लास में मैथ्स में। जिन्होंने भी मैथ्स पढ़ी होगी ध्यान आ रहा होगा उनको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। सेट ऑफ नंबर्स होता है जिनमें जो होता है कॉमन डिफरेंस, जिनका डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होता है, जिनका डिफरेंस सेम होता है। सेम कह सकते हैं, कॉमन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इवेंट्स या कुछ नंबरों का सेट जिनका जो डिफरेंस है बीच, उनके गैप जो है, उनके बीच का गैप जो है जिसमें वो बराबर होता है, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 4, गैप कितने का चल रहा है? 1 1 का। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 6 8, कितने का गैप चल रहा है? 2 2 का गैप चल रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं 7 11 15 19, कितने का गैप चल रहा है? ये 4 4 का गैप, कितने का भी गैप हो सकता है। मतलब सारी बराबर वैल्यू रहेंगी, डिफरेंस बराबर बराबर रहेगा। तो वही हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ गए। तो उसने बोला है ट्राइंगल है, ट्राइंगल के आप जानते हैं 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगलों से ट्राइंगल कह रहा है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एंगल है। तो इतना समझ में तो आपका आ गया होगा। 3 एंगलों का सम होता है 180। ठीक है, और तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो आप समझ गए होंगे जो ट्राइंगल है वो 30 60 और 90 पर ही बना होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें भी गैप 30 का है, इसमें भी गैप 30 का है। समझ गए ना बात को। तो मतलब 3 एंगल जो होंगे वो 30 60 90 होंगे। ठीक है, अब आपसे उसने बोला है कि डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि एम पॉइंट है बीसी पर, जो कि ए एम परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो अब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल कौन सा बनेगा? ट्राइंगल बनेगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर हम नेमिंग दे देते हैं। ए इसको दे देते हैं, बी इसको, सी इसको। ए को मैंने 90 डिग्री बनाया है, इसको मैं आपको बना देता हूँ 30 डिग्री, और इसको हम बना देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, 30 60 90 का ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके सामने वाली वैल्यू क्या होती है। तो 30 के सामने जो साइड होती है वो 1 यूनिट कहलाती है, 60 के सामने √3, और ए के सामने जो होती है वो होती है 2। ठीक है, 90 डिग्री के आगे 2, 30 के आगे 1 और 60 के आगे √3। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैं आपको आगे डिटेल वे में बताऊंगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहना। जब मैं आपको ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाऊंगा तो डिटेल पे में सारी बातें हम कर रहे होंगे। अभी अब आप इतना ध्यान रखिए, 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, 60 के सामने वाली √3, और 90 के डिग्री के सामने वाली साइड तो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अब उसने बोला ए एम परपेंडिकुलर है बीसी के। जो ए एम है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। ए एम परपेंडिकुलर है, ये एम जो है परपेंडिकुलर है बीसी के। और आपसे पूछा है बी एम अपॉन में ए बी, बी एम अपॉन में ए बी। यहाँ से एक रिजल्ट अगर आपको याद है तो ये रिजल्ट होता है बी एम की वैल्यू निकालने का रिजल्ट होता है ये बी एम की वैल्यू, ये कि इसके बगल वाली लाइन पूरी ए बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज पूरा बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, हमें पूछा है बी एम अपॉन ए बी, यहाँ पर स्क्वायर है ए बी का,
तो ए बी का मैं दोनों तरफ डिवाइड दे दूंगा, तो यहाँ ए बी डिवाइड में दे दो, यहाँ ए बी को डिवाइड में दे दो, ए बी से ए बी खत्म, तो वैल्यू बचती है ए बी अपॉन में बी सी, यही बचती है। बी एम अपॉन ए बी की वैल्यू आ जाती है ए बी अपॉन में बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है 1 और बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है ये आपकी 2, तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन में ए बी का वैल्यू आ जाएगी। और ये देखो ऑप्शन भी हमारे सामने क्या है, फर्स्ट ये ऑप्शन है 1/2, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता। ठीक है, आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जब भी आपको ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, जब भी आपको दो वेरिएबल दिख जाएं, ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट नहीं होती। मतलब जैसे मैं अगर आपको ये लिख के दूं कि a प्लस 6 बराबर 0 या a प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, या a प्लस 3 बराबर 5, ठीक है, ऐसी वैल्यू कोई भी लिख के दूं, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी -6 आ रही है सॉल्व करके, यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 2 ही आ रही है, तो a की वैल्यू कभी -6 कभी 2, मतलब ये वेरिएबल है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, वो इक्वेशन पे ऊपर डिपेंड कर जाए, वो वेरिएबल होते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 अपने आप में कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं और ये वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जब भी किसी इक्वेशन में इक्वेशन कम हो, इक्वेशन लेस हो आपकी किससे, वेरिएबल से, तो आप किसी भी वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपका आंसर जो है वो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब देखें, इसको मैं, इस चीज़ को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, तब आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दी इन्होंने, इफ ए बराबर दिस, ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, और आपसे पूछ लिया ए क्यूब प्लस बी बी क्यूब। समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है इक्वेशन में आपको ए भी है, आपको बी भी है, इक्वेशन है आपके पास एक, वेरिएबल है आपके पास दो। ठीक है, तो मतलब जो इक्वेशन है वो सिर्फ डिपेंड करेगी किसके ऊपर, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, एक ही वेरिएबल डिपेंड कर रही होगी, दो पे नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, जो भी दूसरी वैल्यू है उसको आप जीरो मान सकते हो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन हम आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को जीरो मान सकते हैं। और जैसे, लेकिन इसमें कई बातों का ध्यान रखना होता है कि जब आप किसी वैल्यू को जीरो मानते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो इक्वेशन है वो 0/0 की फॉर्म ना बना दे, इन्फिनिटी ना बना दे। समझ रहे हैं, ऐसी फॉर्म नहीं बना दे। ऐसी फॉर्म अगर बना रहा है तो आप जो वैल्यू मान रहे हैं वो गलत मान रहे हैं, फिर आप उसकी जगह कुछ और वैल्यू मानिए, ताकि वो 0/0 की फॉर्म ना बने, इन्फिनिटी की फॉर्म ना बने। ठीक है, समझ में आया, मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर जब आप b की वैल्यू को जीरो रखते हैं तो देखो कहीं 0/0 और इन्फिनिटी की फॉर्म तो नहीं बन रही है। b की वैल्यू जीरो रखते ही, जैसे a है, यहाँ पे जीरो रखोगे तो जीरो, यहाँ पे 0/-1 क्या आ रहा है, 0 माइनस ए आ रहा है, तो मतलब 0 अपॉन माइनस ए आ रहा है, तो मतलब 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है, बराबर 0 आ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। अब इन्होंने बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो बी को आपने वैसे ही जीरो मान लिया, और ए की वैल्यू जीरो आने की वजह से ए क्यूब भी क्या आएगा, जीरो आएगा, और ऑप्शन में भी क्या है, जीरो, जीरो ही क्या है, राइट आंसर है। समझ गए ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी, सी राइट एंगल ट्राइंगल है और ए और बी एंगल जो है वो बराबर बराबर है। ठीक है, समझ गए। उसने बोला है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी आप बता दीजिए। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन। उसने बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी पर राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है ये सी है, ये ए है, ये बी है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और बोल रहा है एंगल ए एंगल बी बराबर बराबर है। बेटा अगर ये 90 डिग्री है तो 180 होने के लिए ऐसे भी 45 होना पड़ेगा, ऐसे भी 45 होना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि चाहे वो कॉस 45 हो, मतलब कॉस 45 हो या वो साइन 45 हो, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती ही होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो ये 1/√2 1/√2। उसने बोला साइन ए साइन बी, मतलब साइन 45 साइन 45 तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45, प्लस में कॉस 45 कॉस 45 तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। ये तो सबको याद ही होगा। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। विकास स्पेंड 80% ऑफ इस सैलरी, विकास जो है वो अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है। उसकी सैलरी 25% से बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ जाता है। तो बताइए परसेंटेज सेविंग में इंक्रीज कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर लिया है क्वेश्चन को, अब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे होंगे क्वेश्चन को। उसने बोला विकास अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है। ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ और मैंने आपसे यही बोला है कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन आप 100 मान के किया कीजिए। ठीक है, 100 मान के कैसे करेंगे, यहाँ पर आप इनकम मान लीजिए इसको, यहाँ पर आप इसको एक्सपेंडिचर मान लीजिए, और यहाँ आप इसका सेविंग मान लीजिए। ठीक है, आपने मान लिया। अब उस आपने बोला, मैंने बोला कि उनका
मान लो वो 100 रुपये कमाता है, उसने बोला 100 रुपये अगर वो कमाता है तो 80 रुपये वो खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है, तो 80 रुपये उसने खर्च कर दिए। 100 रुपये कमाए, 80 खर्च कर दिए, तो उसकी जेब में कितना बच गया? 20 रुपये बच गया। ठीक है। अब वो बोल रहा है उसकी सैलरी 25% से बढ़ जाती है, अगर 100 थी तो 25% बढ़कर वो पैसे कितनी हो गई? सैलरी 125 रुपये हो गई। उसने बोला एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ा दिया गया, एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर था कितना? 80 था, 80 था, 15% से बढ़ाया है, 15 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, तो हो जाएगा 23/20। ठीक है, 20 में 3 बढ़ा दिया गया तो 23/20 हो गया, 20 चौक 80, 23 चौक 92। एक्सपेंडिचर अब कितना हो गया भाई? 92। अब 92 में से माइनस कर दो 125, तो कितना आ जाएगा? 3 और 9 3 12 33। कितना आ गया? सेविंग अब कितनी की हो रही है? 33 रुपये की। पहले कितनी हो रही थी? 20 रुपये की। तो कितने बढ़ गया? कितने का बढ़ गया? 13 यूनिट बढ़ गई। कितने पे? 20 पे, इंटू में 100%, परसेंट बनाने के लिए, तो 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, 65% वृद्धि हो गई सेविंग्स में। ठीक है, बहुत ही आसान। ठीक है, ये मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको बिल्कुल भी समय लेने वाले क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है। उसने बोला है 2 नंबर है रेशियो में 9:11, अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों से तो इक्वेशन बन जाती है 7:9। ठीक है, देखो किस तरीके से 9:11 कोई भी नंबर है, आपने एक इक्वल वैल्यू 4 4 दोनों में कम करी और जो रेशियो बन गया वो 7 और 9 बच गया। वैसे रेशियो में कितने का डिक्रीमेंट आ रहा है? देखो 2 2 का डिक्रीमेंट आ रहा है, 2 यूनिट का। तो और यहाँ पर कितने का डिक्रीमेंट है? 4 का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। 1 यूनिट की अगर वैल्यू 2 है तो आपसे पूछा है सम ऑफ दीज टू नंबर। 11 और 9 तो कितने होते हैं? 20। ठीक है, 20 होते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा। 40 ही क्वेश्चन का उत्तर है। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं था, सबसे कठिन पेपर भी कठिन नहीं था अगर आप पढ़ के गए होते तो। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखने को लग रहा है, इसमें तो कुछ है भी नहीं है, तो आप खुद कर सकते हैं, बट एक बार समझा देते हैं। 5 सेल्समैन ABCDE, 5 सेल्समैन हैं ए से ई तक एक कंपनी को, और वो कंसीडर किए जा रहे हैं 3 मेंबर ट्रेड डेलीगेशन टू रिप्रेजेंट द कंपनी इन इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस। इनमें से 3 चुने जाएंगे। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए गेट सेलेक्टेड? क्या प्रोबेबिलिटी है को ए को सेलेक्ट करेगा? 3 3 मेंबर अगर आप चुन रहे हो, 3 3 मेंबर अगर आप चुन रहे हो, तो ए जो है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक सेलेक्ट किया करेंगे? तो अगर 3 का पेयर बनाओगे तो ये ए जो है वो 3 बार सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, 3 बार सेलेक्ट हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3, और टोटल कितना जाएगा? 5 ही, तो कुछ था ही नहीं जी, 3/5 इसमें उत्तर था सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अनीशा परचेज अ टीवी ऑफ 4/5 ऑफ इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस। जो अनीशा है उन्होंने टीवी खरीदा 4/5 ऑफ इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस, मतलब जो भी उनका विक्रय मूल्य था, ठीक है, उसके 4/5 हिस्से में उन्होंने, अनीता ने टीवी को परचेज किया। ठीक है, एंड सोल्ड इट एट 4% मोर देन इन इनिशियल सेलिंग प्राइस, और इनिशियल सेलिंग प्राइस से 4% ज़्यादा में उन्होंने बेच दिया। तो बताइए फायदा कितना पाया अनीशा ने? ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको आसान वे में किस तरीके से करते हैं। मैं मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस, इनिशियल जो सेलिंग प्राइस है वो मैं 5 रुपये मान लेता हूँ, या 5 यूनिट मान लेते हैं, रुपये नहीं 5 यूनिट मान लेते हैं कि 5 यूनिट उसकी इनिशियल सेलिंग प्राइस थी, इनिशियल। ठीक है, अब इनिशियल से वो 4/5 पे परचेज करता है, तो मतलब उसकी 4/, तो उसकी जो सीपी हो जाती है वो 4 यूनिट हो जाती है। कितनी? 4 यूनिट आपकी सीपी हो जाती है, जो वो खरीद के लेके आती है। कितनी? 4 यूनिट की खरीद के लेके आती है। ठीक है, उसने बोला वो सोल्ड करती है 4% ज़्यादा इनिशियल सेलिंग प्राइस से। इनिशियल सेलिंग प्राइस कितनी थी? 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट, और वो 4% ज़्यादा खरीद के ज़्यादा में उसे बेच देती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, और 25 में एक ज़्यादा मतलब 26/25। ठीक है, 5 से काटोगे तो मतलब 5, ये जाएगा 26/5 में उसको बेच देती है। बेचा उसने 26/5 में, खरीदा था 4 में, कितने का फायदा हो गया? तो 4 से क्या करो माइनस, 5 चौक 20 एलसीएम लोगे तो 5 चौक 20 क्या आ जाएगा? 6/5 का फायदा हो गया। कितने पे? 4 पे। इंटू में 4 ले लो और इंटू में यहाँ 100 ले लो। ठीक है, 5 से 20 काटो, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 30% का क्या हो गया? आपको फायदा हो गया। ठीक है, कई बच्चों के फ्रैक्शन में चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है फ्रैक्शन में कई बच्चे समझ नहीं पाए होंगे। तो आप क्या करो, इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या करो, आप क्या मान लो, 5 यूनिट की जगह 100 मान लो। ठीक है, इनिशियल सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस आप 100 मान लो वो 100 रुपये में इनिशियल सेलिंग प्राइस हो गया 100 रुपये। ठीक है, अब उसने बोला कि वो सेलिंग, इनिशियल सेलिंग प्राइस के 4/5वें हिस्से पे खरीदती है उस टीवी को, तो कितने पे खरीदती है? तो उसके लिए वो सीपी हो जाएगी। ठीक है, और खरीदेगी कितने पे? 4/5 पे। तो 5 20 20 चौक 80, 80 रुपये का उसने वो टीवी खरीद लिया। ठीक है, अब इस पे 80 रुपये पे उसने फायदा कितने का कमाया? 4% का फायदा कमाया, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/25। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 26/25। फ्रैक्शन यहाँ पे भी आ जाएगा, तो फ्रैक्शन से डील करना है तो यहाँ पर भी डील आपको फ्रैक्शन से करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया आप यहीं पे छोटी फ्रैक्शन से डील कर लीजिए। तो यहाँ से क्या है आपका, ये आपका आ जाएगा SP। और खरीदी कितने की थी, CP, ये रहा। इसको क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो, SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू में 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट समझ गए। चलें आगे, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अगर मेरे तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, बताएं कि इस चैनल पर मैथ्स कराया जा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक तो मुझे दिख नहीं रहा है। अब आपको इसको कैलकुलेशन जल्दी कर देंगे तो कैलकुलेशन आप अपनी थोड़ी अच्छी कर लीजिए, और मेरे साथ रहेंगे तो कैलकुलेशन आपकी ज़रूर अच्छी करा दूंगा। 19 निम्मा 171 प्लस में 31, ठीक है, इंटू में 10, मतलब 0 बढ़ा दो, प्लस कर दो 32 11, 32 और इंटू 11। अब 32 गुना 11 ऐसे मत करने बैठ जाना, कुछ नहीं करना होता। यूनिट डिजिट को सेम लिखो 2, और इन दोनों को ऐड करो, 3 और 2 5, फिर ये वाली डिजिट को ऐसे लिख दो 3। ठीक है, 352 हो गया, 3 1 10 हो गया, 171 हो गया। ठीक है, इन्हें जोड़ लो, 2 और 1 3 हो गया, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 3 कैंसिल, 1 2 3 2 5, 5 3 8, 833 आपका आ गया टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करो, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 50 मतलब पॉइंट में 5 तो आएगा ही, और यहाँ जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 3 4, और 50 इसमें से माइनस कर दो तो क्या वैल्यू बचेगी, 6 1 100 416.5। ठीक है, 416.5। अब आपको यहाँ दिख गया, यहाँ पर है 33 और यहाँ पर है 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 32, तो यहाँ पर 5 पहले से है, 2.5, 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से वैल्यू आएगी 1, 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, मतलब डायरेक्ट 2 पे जा रहा होगा सीधा सीधा, और किसी पे नहीं जा रहा होगा। 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, 9वां क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, उतना भी अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चा देख के नहीं कर पाता इस तरीके के क्वेश्चन, और जो TCS है वो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको चूज करके लेके आता है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं बुक वगैरह में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक वगैरह पे ज़्यादा जोर ना करें, वो सिर्फ आप अपना बेस को जितना मजबूत कर सकते हैं उससे बुक से मजबूत करें, लेकिन मॉक और पेपर जो प्रीवियस ईयर है वो लगाएं, तभी TCS के एग्जाम निकलेंगे। बुक वगैरह से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, बेस निकालिए बुक से, मैं ये नहीं कहता बुक से कुछ नहीं होगा, बेस अपना पूरा बेस जो है वो बुक से निकालिए। ठीक है, अब देखो कॉट 19 डिग्री, कॉट 19 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉट 71, कॉट 71 डिग्री। अब आपको ये वैल्यू तो पता नहीं है, कॉस स्क्वायर 21। ठीक है, प्लस में 1/tan71, 1/tan71 उल्टा करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कॉट 71। ठीक है, इंटू में 1/sec स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 69। ठीक है, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 69। अब यहाँ देखो कॉट 19 ऑलरेडी बाहर है, और मैं अब कॉट 71 भी ऑलरेडी बाहर ले लेता हूँ, अंदर बच जाता है आपका कॉस स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 69। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू देखो, अगर मैं यहाँ को कॉस को, किसी भी कॉस को अगर जब भी आप साइन में चेंज करोगे, ठीक है, तो वो क्या होता है 90 माइनस, मतलब ये होता है कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये वाली लाइन होती है, या ऐसे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, ऐसे उल्टे हो जाते हैं ये। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है, जब भी आपकी ये जो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी और ए प्लस बी करके 90 डिग्री बन रही है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर 21 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 69। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 1। अब यहाँ बच गया कॉट 19 कॉट 71, ये भी मिलके क्या बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। तो इस कॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो tan 71 इंटू में कॉट 71, और आप जानते हैं tan और कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कट के कितना आ जाएगा 1, और 1 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए, अच्छी तरह आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का 10th क्वेश्चन है जो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, LCM SCF का क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर आपको ज्ञात करना है कि जब आप उसको 5 से 6 से 8 से 9 से 12 से डिवाइड करेंगे, वो हर केस में एक रिमाइंडर देता है, और वो 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। बट जब आप उसको 5 से 6 से 8 से 9 से 12 से डिवाइड करते हैं तो एक उसमें रिमाइंडर आता है। तो आप क्या कियो, सॉरी, आप क्या करिए इसमें, आप अगर आपको इसका बेसिक आता है तो आप जाइए बेसिक से। क्या उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको बच्चों को बेसिक नहीं आता, वो ऑप्शन से जा सकते हैं।
ठीक है। बाई चांस क्या पता ऑप्शन ना दिए हो, टीसीएस ऐसा करता है, वो ऑप्शन सारे के सारे इस तरीके से सेट नहीं करता कि जब इन सब में से एक रिमाइंडर आ रहा हो और तेरे से डिवाइड हो रहा हो, ऐसा नहीं सेट करता। ठीक है। और कुछ देखना, अभी मैं आपको दिखावट देता हूँ किस तरीके से। देखो, पाँच, पाँच से डिवाइड होने वाले आप जानते हैं, जिनके पीछे 0 5 आता है वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो ये 0 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो राइट हो ही नहीं सकता, खत्म कर दो इसको, नहीं हो सकता ना, समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा जी, उसके बाद उसने बोला कि 13 का डिविजिबल है, 13 का डिविजिबल है, 13 के डिविजिबल भी नहीं चेक करेंगे तो देखो किस चीज़ का चेक कर सकते हैं। अगर आप 8 से भी उसको काट रहे हो, मतलब 8 से वो डिवाइड होके 1 रिमाइंडर आना चाहिए, बट यहाँ देखो 4 आ रहा है, 4 मतलब ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 8 तो छुपा ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है 1 रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, 1 रिमाइंडर नहीं आएगा। 6 से जब डिवाइड करोगे तो 6 छन 36, पूरा 6 दूनी 12, 2 रिमाइंडर आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। 2 ऑप्शन आपने पूरे पूरे कट कर दिए। अब देखो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे, इस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, तो आप जानते हैं 36 25 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बट ये आ रहा है 27, इसमें कितने का, 2 का रिमाइंडर आ जाएगा, और जबकि रिमाइंडर कितने का आना चाहिए था, 1 का रिमाइंडर आना चाहिए था। ऑप्शन ये भी सही नहीं है। जब तीनों ऑप्शन, 4 में से 3 आपके ऑप्शन सही नहीं हो सकते, तो एक जो एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है वही सही हो सकता है। ये मैंने मेथड इसलिए आपको बताया कि कई बार अगर आप इसमें बेसिक से जाते तो आपको इसमें 1 मिनट लग सकता था, बट आप अगर ऑप्शन से जाते तो विद इन 30 सेकेंड ये क्वेश्चन करके आप आगे बढ़ सकते थे। तो आपको हर तरीका आना चाहिए, बेसिक भी, और जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन से खेलना भी आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आएंगी तभी आप एग्ज़ाम को आज की डेट में क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है। उसने बोला है ये x प्लस वाई अंडर रूट 3 के बराबर है, और आप बता दीजिए x और y की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ रेशनलाइजेशन करनी है। क्या करनी है, रेशनलाइजेशन करनी है। और जो कि आपको 9th क्लास में सिखाई गई थी, जो ये रूट में लगी हुई है इसके ऑपोजिट वाले साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे। तो 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 2 - रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + रूट 3, और यहाँ करेंगे 2 + रूट 3। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर नीचे फॉर्म बन जाती है a - b a + b a² - b², तो 4 - 3 वैल्यू हो जाती है 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, एक बार तो इसको इसको इन दोनों के साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ। तो 5 दूनी 10, प्लस में 5 √3, और प्लस में 2 दूनी 4 √3, और प्लस 3 3 दूनी 6। 10 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 16 हो जाएंगे, और 5 और 4 हो जाएगा 9। 16 + 9 √3 आ जाएगा, और ये बराबर है x + y √3 के, मतलब √3 के साथ ये है 9 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। चेक करो y की 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है। और इसकी 16 है, तो 16 में सिर्फ ये यहीं पर है, तो चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आप राइट आंसर। समझ गए। तो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12वां क्वेश्चन देखेंगे भाई पर। ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम द एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग बेस, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 288। बताइए एल्टीट्यूड क्या है पैरेललोग्राम का। ठीक है, कभी पैरेललोग्राम अगर लंबा डिस्कस करने को मिला तो आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा पैरेललोग्राम, लेकिन ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। उसने बोला पैरेललोग्राम का एरिया इतना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वो होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब उसने बोला है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस के दुगुना है। अगर बेस को मैं b मानूं तो ऑल्टीट्यूड 2b है, बेस का दुगुना है। और एरिया आपसे बोला है, एरिया 288 है। ठीक है, यही बोला है आपसे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 1 चौक 8, b², और जो कि b वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। आपसे पूछा एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड क्या है, ट्वाइस ऑफ b की वैल्यू है 12, 12 दूनी कितने होते हैं 24, 24 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। आसान, सबसे आसान मुझे मैथ शिफ्ट लग रही है, जबकि आप लोगों के सबसे टफ शिफ्ट थी ये। ठीक है, देखें भाई इस क्वेश्चन को देखेंगे। इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट आइसोसेलेस इज 8 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल आइसोसेलेस का वो 8 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल का एरिया बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता देता हूँ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। सबसे पहले राइट एंगल तो आप जानते हैं ना, एक उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और आपका सी हो गया। उसने आइसोसेलेस भी जोड़ दिया है, मतलब आइसोसेलेस जोड़ दिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, उसमें 2 साइडें बराबर बराबर भी हैं। ये जो साइड है वो भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, और ये हाइपोटेन्यूज तो अलग होती है, और ये आपको 8 दे रखी है। ठीक है, मतलब ये एंगल भी बराबर है, ये एंगल भी बराबर है, दोनों दोनों एंगल जो है वो 45 डिग्री के होंगे, तभी ये चीज़ सेटिस्फाई कर पाएगी। ठीक है, अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आप जानते हैं x² + x² बराबर 8² बराबर 64 हो जाएगा।
ट्वाइस एक्स स्क्वायर बराबर में आपकी आ जाएगी 64 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 32। अब आपसे पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है, एक्स है, और हाइट भी क्या है, एक्स है। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 32 है, अपॉन में 2 करोगे वैल्यू कितनी आएगी 16। 16 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, कुछ भी है क्या क्वेश्चनों में, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हैं, तो ये आप अपना ट्राई करना। ठीक है, और नहीं होता तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वाला क्वेश्चन बता दे, तो मैं ज़रूर बता दूंगा अगली क्लास में। तो मैं आपको बताना क्या वाला था कि आज की जो शिफ्ट थी ये 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट ये कंप्लीट हो चुकी है, इसके मैथ्स के सवाल खत्म हो चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि चैप्टर वाइज लेके आ जाऊँ, चैप्टर वाइज लेके आ सकते हैं क्या? मैं सोच रहा हूँ ट्रिगो, ज्योमेट्री, इनको चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना CBT 1 में, वो अलग से निकाल के अच्छे अच्छे और आपको कंसेप्ट वाइज ट्रिगो और ज्योमेट्री दोनों करा दीजिए, ताकि आपका मतलब 20% जो मैथ्स का सिलेबस है वो अच्छी तरह हो जाए और सारे नए क्वेश्चनों के साथ हो जाए। ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो मेरा ये मानना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ट्रिगो के मैं क्वेश्चन निकालने स्टार्ट करता हूँ और आपको मंडे से डेली ट्रिगो के सेशन देने स्टार्ट करते हैं। और बट आप मेरी ये रहेगी आपके साथ कि आप सेशन को ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेहनत करेंगे और आप देखेंगे वीडियो, तभी मुझे भी मेहनत करने की इच्छा करेगी। ठीक है, और आप नहीं देखेंगे तो फिर मैं अकेला मेहनत कब तक करता रहूँगा। ठीक है ना, तो कुछ आउटपुट आप भी दीजिए। ठीक है, और मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। और CBT 1 2 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से 1 के अकॉर्डिंग, जो जो 1 में क्वेश्चन आए थे उसी तरीके से हम आगे बढ़ा रहे होंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ आज आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।